हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए तो आगे अब बात करते हैं। वीडियो नंबर 5 में जैसे मैंने डिस्कस किया था, आपका प्यार इतना बढ़ चुका है कि बहुत ही कम समय में हमने जो है 500 सब्सक्राइबर को ख़त्म कर दिया है। मतलब कि फैमिली बन चुकी है 500 सब्सक्राइबर की। बस ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो नंबर 6 में। देखिए, दो क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करना है क्योंकि दोनों एक साथ लिंक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करी है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड फंड की बात करी है तो अगर उसे रिकॉग्नाइज्ड फंड कर दिया जाए प्रोविडेंट फंड, तो क्या आपका आंसर कुछ अलग रहेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है इससे रिलेटेड। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने जो है यहाँ पे कंडीशन लिख दी है। सबसे पहले वही देख लीजिए प्रोविज़न क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रोविज़न आपके लिए लिख दी है, ये अगर आपका जो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कोई इन्वेस्टमेंट आपने करा है, कोई अमाउंट दी है, चाहे वो एम्प्लॉय ने दी है, एम्प्लॉय ने दी है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड को आपको पता है, प्रोविडेंट फंड में जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपना अपना कुछ अमाउंट डालते हैं ताकि लास्ट में जो है एम्प्लॉय को, जो वर्कर है, उसे कुछ अमाउंट मिल सके, बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जो वो प्रोविडेंट फंड है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी अमाउंट जो है टैक्सेबल नहीं होती है, एवरीथिंग जो है वो एग्जेम्प्टेड होती है। ठीक है, एवरीथिंग अमाउंट एग्जेम्प्टेड होती है। लेकिन अगर वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो वहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय, जो वर्कर है, उसने जो भी अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, लेकिन 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 अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, अमाउंट तो एग्जेम्प्टेड है लेकिन वो इंटरेस्ट अगर पे कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल है। बात समझ रहे हैं मेरी? अमाउंट उसकी जो है, वो अमाउंट जो भी दे रहा है प्रोविडेंट फंड के लिए अनरिकॉग्नाइज, तो वो तो एग्जम्प्टेड है, वहाँ पे कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट कोई दे रहा है तो वो टैक्सेबल है फुल्ली। और एम्प्लॉयर के केस में बात करूँ तो वहाँ पे दोनों ही टैक्सेबल है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉयर की हो, एम्प्लॉय की हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनरिकॉग्नाइज में याद रखना है, एम्प्लॉयर का तो सब कुछ टैक्सेबल है, चाहे वो अमाउंट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, सब कुछ। लेकिन एम्प्लॉय की केस में एम्प्लॉय की जो अमाउंट दे रहा है कंट्रीब्यूशन, वो टैक्सेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह जो दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। आपके सामने क्वेश्चन भी है, वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टर एन नाम से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है रिटायर हो रहे हैं और यहाँ पे दिया गया है उनकी बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, और फिर आगे लमसम कुछ अमाउंट रिसीव हुई है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है। ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया कि किसने कितनी अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करी थी प्रोविडेंट फंड के लिए अनरिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है मेन अमाउंट, मेन इन्फॉर्मेशन। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,20,000 और इंटरेस्ट जो है 50,000। अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाजू में देखिए ये प्रोविज़न लिखवाया है कि अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉयर का तो सारा अमाउंट को, चाहे वो अमाउंट दे रहा है, कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है, सब कुछ टैक्सेबल रहेगा। तो नीचे देखिए यहाँ पे 2,20,000 एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट दिया और इंटरेस्ट जो दिया वो दोनों ही टैक्सेबल रहेगा। जबकि यहाँ पे आगे भी कुछ बोला है कि एम्प्लॉई ने भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया 2,50,000 और इंटरेस्ट 60,000। और मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि एम्प्लॉय की जो है अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट टैक्सेबल है, मतलब कि ये 60,000 अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 60,000 ही लिया है सिर्फ और सिर्फ, 2,50,000 नहीं लेना है, वो टैक्सेबल नहीं है एज पर प्रोविज़न। ठीक है, एम्प्लॉयर का तो अमाउंट चाहे है, इंटरेस्ट चाहे है, तो वो सब कुछ टैक्सेबल है। लेकिन एम्प्लॉय के केस में, एम्प्लॉई, वर्कर, उनके केस में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह जो है टैक्सेबल है। तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ गई 3,30,000। ठीक है, तो बस इतना सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इससे ही लिंक है कि क्या अगर वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता, ठीक है, तो फिर क्या आपका आंसर कुछ डिफरेंट होता? तो जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होता। तब तो कोई अमाउंट ही टैक्सेबल नहीं होती ना, सब कुछ अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड रहती। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो आपका आरपीएफ होता तो फिर सारा अमाउंट जो है वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो बस इतना सिंपल था। ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहा। ठीक है, कुछ सिर्फ और सिर्फ इतनी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, कहीं पे लिख लेना। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे आपको पता चलेगा ये कितने काम का है, बुक में तो मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, बुक में मतलब मिलेगा, मतलब आपको थोड़े फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एग्ज़ाम टाइम पे खास आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ लिख लीजिए। जैसे कि वीडियो नंबर 4 में मैंने बताया था कि एवरेज सैलरी हो तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्लस करनी है, चाहे, और सिर्फ
सैलरी लास्ट ड्रॉन हो तो क्या क्या करना है, तो वो नहीं लिखा है तो एग्ज़ाम टाइम पे पक्का आप जो है कंफ्यूज होगे, फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा थोड़ा बहुत लिख लीजिए ना। और जो ये मेरी प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, उसे आप कहीं पे सेव कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट आप वीडियो ओपन कर सके, सर्च वगैरह नहीं करना पड़े, ठीक है। सेव आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट की आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखिए, वीडियो नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।